नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी ज्योग्राफी के MCQs की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट 7 हम करने जा रहे हैं। बीच में दिवाली फेस्टिवल की वजह से हम प्रैक्टिस सेट को अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट के शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। नंबर 1 रिहंद, नंबर 2 नागार्जुन सागर, नंबर 3 विंध्य सागर और नंबर 4 राणा प्रताप सागर। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा जलाशय बना है चंबल नदी पर, चारों में से, 4 ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। नंबर 1 ऑप्शन दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु, गंगा और झेलम। बताइए फ्रेंड्स, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। ये होता है भारत बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलकर करती हैं ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में, भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम। बताइए, आपने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, कमेंट करते रहिए आप साथ के साथ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य बना है जो जैविक खेती पर आधारित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती। ऑप्शन दिए हैं मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए फ्रेंड्स, इस तरह से बना है ना, भूटान इस तरह से बना है, तो इधर क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भूटान हो गया। और इस तरफ क्या पड़ता है, इस तरफ पड़ता है सिक्किम, सिक्किम पड़ता है ना। और नीचे की तरफ यहाँ पड़ता है इतना, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और यहाँ क्या पड़ता है, ये पड़ता है असम। ठीक है, तो सिक्किम तो ऑप्शन में दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में दिया गया है, पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में दिया गया है, असम नहीं है ऑप्शन में। लेकिन मेघालय क्या है इसमें, मेघालय की सीमा कहीं भी टच नहीं करती है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है
किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको हो रहा हो, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली फेस्टिवल का जो ये सीज़न टाइम चल रहा है, तो बाहर कुछ लोग क्रैकर्स भी चला रहे हैं, तो उसका शोर मुझे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हो सकता है वीडियो की रिकॉर्डिंग में आपको भी थोड़ा बहुत शोर सुनने के लिए मिलेगा। चलिए उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? ऑप्शन दिए हैं आपके, समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। क्या है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। ये कैसे चलती हैं? ये भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट और हिमालय। बताइए फ्रेंड्स, आपको पता है शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? हिमालय का हिस्सा हैं। अरावली का तो नहीं हो सकती, क्योंकि अरावली कहाँ से पड़ता है? अरावली लेके पड़ता है आपका गुजरात, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा से होकर दिल्ली तक। सतपुड़ा कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पश्चिमी घाट आपका कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र से लेके केरल तक जो वाला हिस्सा है, ये वाला आपका, ये इंडिया का मैप है, ये वाला हिस्सा आपका क्या पड़ता है? पश्चिमी घाट पड़ता है। सतपुड़ा आपका यहाँ पड़ता है। ठीक है, और अरावली आपका ये गुजरात से लेके दिल्ली तक वाले एरिया में ये अरावली पड़ता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और शिवालिक रेंज आपकी लगभग यहाँ पड़ती है, ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय में भी 3 पार्ट है हिमालय के। सबसे पहला ग्रेट हिमालय, ठीक है, और बीच वाला लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय बोलते हैं, या फिर उसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। वो लास्ट वाला जो सबसे नवीन है उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं, या फिर बाह्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आपके ऑप्शन है काराकोरम व लद्दाख, वृहत हिमालय व जास्कर, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, लद्दाख व जास्कर। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट क्या होगा आपका राइट आंसर। किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? तो बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो कश्मीर घाटी पड़ती है आपकी वृहत हिमालय और बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला हिमालय मतलब मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय आप कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच पड़ता है। तो वृहत हिमालय आपका सेकंड ऑप्शन में दिया है और थर्ड ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इसमें भी लघु हिमालय में किस श्रेणी के बीच? लघु हिमालय की जो सबसे पहली वाली श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, उसके और वृहत हिमालय के बीच में पड़ती है कश्मीर घाटी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी जो कि लघु हिमालय का हिस्सा है, इनके बीच पड़ती है आपकी कश्मीर घाटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। आपको पता है फ्रेंड्स स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसे बोलते हैं? किस कौन कौन से शहर को जोड़ती है? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। ये इंडिया का मैप कुछ इस तरह से इंडिया का मैप बनता है। ठीक है, थोड़ा मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपका पड़ता है दिल्ली। दिल्ली से कहाँ? दिल्ली से जाता है यहाँ मुंबई। ठीक है, मुंबई से यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई, और चेन्नई से यहाँ जाता है आपका कोलकाता।
और ये यहाँ इस तरह से जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है ये परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स, अपना राइट आंसर कमेंट कर दीजिए साथ के साथ। किस में पाई जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मृत सागर, हिंद महासागर, अरब सागर या फिर लाल सागर। बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। किस में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी लवणता है मृत सागर की? 238 प्रति 1000। ठीक है, कितनी पड़ती है? 238 प्रति 1000, इतनी लवणता मृत सागर की होती है। मृत सागर पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, इजराइल व जॉर्डन के बीच। यह एक लैंडलॉक झील है। कैसी झील है? एक लैंडलॉक झील है। ठीक है, लैंडलॉक झील किसे बोलते हैं? जिसके चारों तरफ भूमि हो, जिसके चारों तरफ पानी होगा उसको लैंडलॉक नहीं बोलते। तो ये चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है और इसकी लवणता 238 प्रति 1000, 238 प्रति 1000 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, किसे बोलते हैं रेगुर मिट्टी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऊसर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या मिश्रित लाल पीली मिट्टी? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फ्रेंड्स, किसे बोलते हैं रेगुर मिट्टी? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? ये आपकी गुजरात में पाई जाती है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? एमपी में पाई जाती है। एमपी के अलावा कहाँ पाई जाती है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में और बताइए, इसके बारे में रेगुर मिट्टी के बारे में आपको पता होगा। इसमें लोहा, पोटाश, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और रेगुर मिट्टी में कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ और पोटेशियम की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेगुर मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, काली मिट्टी है या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा मिट्टी के बारे में बात नहीं करते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि ये केवल एक प्रैक्टिस सेट है। आपकी जब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लास चलेगी तो उसमें पूरी बात करेंगे मिट्टी के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है ये। कहाँ पड़ती है आपकी साइलेंट वैली? कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। बताइए फ्रेंड्स, साइलेंट वैली कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उत्तराखंड? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। कहाँ पड़ती है साइलेंट वैली? साइलेंट वैली पड़ती है आपकी केरल में। ठीक है, यहीं आपसे पूछता है फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? आपकी उत्तराखंड में। यूके लिख दिया है हमने शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपका, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में भी है और ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में यानी कि साइंस में भी आपका दिया गया है। इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। फेदोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? वर्षा मापने के लिए करते हैं, या भूकंप मापने के लिए करते हैं, या फिर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, या फिर समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समुद्र की गहराई को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स सेशन को यदि पसंद आ रहा हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, सौर ऊर्जा, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट राइट आंसर इसका। नवीकरणीय स्रोत किसे बोलते हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। और अनवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? जो कुछ सीमित समय के लिए, सीमित समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा इसका? सौर ऊर्जा, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, रबी की फसलों को बोया जाता है, बताइए कब? कौन सा ऑप्शन इसका सूटेबल रहेगा? कब बोया जाता है रबी की फसल को? ये बोया जाता है आपको अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक बोया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और कब काटते हैं इसको? इसको मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। और तीसरी होती है जायद की फसल, उसको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। जैसे कि खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब चीज़ें, खरबूज, तरबूज, ये जायद की फसल में आते हैं। ये 2 या 3 महीने की केवल 2 महीने की ये फसल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपका, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन या फिर गोदावरी बेसिन? सबसे पहले बताइए आप, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन है फ्रेंड्स गंगा, गंगा बेसिन। ये तो सबसे हो गया, सबसे बड़ा हो गया, लेकिन प्रश्न में पूछा है दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन। गंगा के बाद गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पाक जलडमरू किन के मध्य स्थित है? इसका तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी हमारे प्रैक्टिस सेट में हमने इसे डिस्कस किया है। किस किस के मध्य आता है पाक जलडमरू? भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आपका, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट्स कीजिए फटाफट फ्रेंड्स राइट आंसर अपना। कहाँ पड़ता है ये मणिकर्ण विद्युत संयंत्र? कहाँ पड़ता है बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी पर? ये पार्वती नदी पर पड़ता है आपका, पार्वती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? केंद्र शासित क्षेत्र बोल दो या फिर प्रदेश बोल दो। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। और आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा है कि जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, मतलब जनसंख्या के अनुसार या फिर क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी, दोनों के अनुसार लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में ही, दोनों के अनुसार ही, क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है,
समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? क्या कहते हैं बताइए? आइसोहेलाइन, आइसोबार, आइसोहाइट या आइसोच? राइट आंसर कमेंट कीजिए अपना फटाफट। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। बताइए किसको बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइसोहाइट। क्या होता है आइसोहाइट? यह एक निश्चित अवधि में एक नक्शे में समान वर्षा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक निश्चित अवधि में एक नक्शे में समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, और आइसोहाइट वाले जो मानचित्र होता है, आइसोहाइट वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? आइसोहेटल मानचित्र कहते हैं। ठीक है, उस मानचित्र को क्या बोलेंगे जिसमें ये नक्शा बना होगा, उसे बोलेंगे आइसोहेटल। आइसोहेटल मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, मानचित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है बताइए फ्रेंड्स? कंचनजंगा की हाइट कितनी है? कंचनजंगा की आपकी हाइट है 5,000, कितनी हाइट है? 5,000 बोल रहा हूँ, 8,586 मीटर। ठीक है, 8,586 मीटर हाइट है कंचनजंगा को। कहाँ पड़ती है कंचनजंगा? सिक्किम में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये देखा जाए, क्वेश्चन ये हो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है ये। ठीक है, हिमालय की, लेकिन केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता है तो K2 हो जाएगी, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यदि हिमालय की चोटी पूछता है सबसे ऊंची भारत के अंदर, तो कंचनजंगा हो जाएगी। और वैसे विश्व में बात करता है तो विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। पहले नंबर पे कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी दिए रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आज का, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? बताइए, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, आपको पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। बता देते हैं आपको, जो जनगणना शुरू हुई थी भारत में वो हुई थी 1872 से। ठीक है, 1872 ईस्वी से। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। बट वो जनसंख्या कैसी थी, जनगणना कैसी थी? वो अनियमित और अवैज्ञानिक ढंग से जनगणना हुई थी। मतलब वो प्रॉपर तरह से वो नहीं हो पाई थी। लेकिन नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना हुई थी जनसंख्या की, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1881 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, बैरन या फिर उत्तरी अंडमान? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, बैरन द्वीप का उद्गम। कहाँ पड़ता है बैरन द्वीप? यह पड़ता है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में। ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है ये, उत्तर पूर्व में उसके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया आज का, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। विशाखापट्टनम में,
कोच्चि, कोचीन में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? बताइए। शिपयार्ड समझते हैं ना आप? शिपयार्ड का मतलब क्या होता है? जहाज जहाँ पे बनाए जाते हैं। तो कहाँ है इसका, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कोच्चि, कोचीन, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CSL, CSL। ठीक है, चेन्नई, सी मीन्स चेन्नई, S मीन्स शिपयार्ड और L मीन्स लिमिटेड, चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ा जहाज निर्माण और संरक्षण की सुविधा है। ठीक है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया, निम्न में कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? बताइए। जल की ऊर्जा, ये तो नवीनीकृत साधन है। ठीक है, इन थर्ड ऑप्शन पृथ्वी की, ये क्या लिखा है, कर्जा, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कर्जा नहीं है, ऊर्जा लिखा है। ठीक है, ऊर्जा। तो पृथ्वी की ऊर्जा ये भी नवीकरणीय संसाधन है, सूर्य की ऊर्जा ये भी नवीकरणीय संसाधन है। तो यानी कि सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सभी हैं इनमें से। तो नवीनीकृत, ये ऑप्शन कुछ इनमें से सभी होना चाहिए था फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, इनमें से सभी नवीनीकृत। ठीक है फ्रेंड्स, संसाधन नहीं है, ये तो सभी के सभी नवीनीकृत संसाधन है। ठीक है, नहीं पूछा है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से सभी नवीनीकृत साधन हैं। अच्छा ठीक है, इसने कहा है नवीनीकृत संसाधन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। यदि ये क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन होना चाहिए था कि इनमें से सभी, लेकिन उसने कहा है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हम करेंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? इसने पूछा नहीं है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, किस गोलार्ध में। तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। ठीक है, वहीं पे 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, और यदि 22 दिसंबर की बात करेंगे, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में क्या बोलते हैं, बताइए, पता है किसी को? कमेंट कीजिए, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ठीक है, 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है उसे बोलते हैं ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है आज का, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपको पता है फ्रेंड्स सबसे बड़ी सीमा किसके साथ मिलती है? भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर। तो आरोही क्रम पूछा है मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे लास्ट में बांग्लादेश होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए फ्रेंड्स, अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। लास्ट में दिया है बांग्लादेश, उससे पहले चीन दिया है, दोनों में, तो दोनों में एक ही जैसा दिया है। चीन की सीमा कितनी पड़ती है बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। 3488 किलोमीटर। तो ये तो दोनों में सेम दिया। उससे पहले दिया है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है नेपाल पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 में दिया पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, नेपाल की बड़ी सीमा है या पाकिस्तान की, बताइए। पाकिस्तान की बड़ी सीमा है, कितनी? 3323 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल की इससे छोटी है पाकिस्तान से, कितनी? 1751।
1751 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज का। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है आपका, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है नल्लामलाई, कडामम, अन्नामलाई और नीलगिरी। ये कार्डमम लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा है कार्डमम। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ भी जिनको बोलते हैं। तो बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम श्रेणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ती हैं ये बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। ये पड़ती हैं केरल राज्य में, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इस तरह से भारत का मैप है ना, ये पश्चिमी घाट है, इसका ही हिस्सा पड़ती हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया आपका, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से या इन सभी से? बताइए, आपको पता है ना, इसके लिए बनाई गई है एक ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, झार का मतलब आपको पता है झारखंड। ठीक है, छा का मतलब छत्तीसगढ़, मा का मतलब मध्य प्रदेश, गा का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान। ठीक है, त्रा का मतलब त्रिपुरा और मा का मतलब मिजोरम। ठीक है, और पा का मतलब पश्चिम बंगाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? ये तो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इन सभी से? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है आपका, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। आप सबको पता है, पहले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी, जो कि कहाँ पड़ती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, केरल के इडुक्की ज़िले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हाइट है इसकी? 2695 मीटर। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? डोडा बेटा, इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। जो कहाँ पड़ती है? जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थान पर पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार और अपने फ्रेंड्स को सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है, ये आपके आगामी यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? बताइए, उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय? बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए इसका फटाफट। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को डायरेक्ट ना देखकर वीडियो को पहले डाउनलोड कर लीजिए, कम से कम 360 क्वालिटी में। ठीक है, या फिर किसी के पास वाईफाई है तो 480 या हायर क्वालिटी में भी इसको डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से ये वीडियो हायर क्वालिटी में HD में फुल HD में डाली गई है यूट्यूब पर। तो ये था आज का सेशन, और आपके लिए हमने होमवर्क में क्वेश्चन रखा है, देख लेते हैं उसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
इजी क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन दिया गया है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल जनरल ट्राइब, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब। और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल। इसका आंसर आपको फ्रेंड्स हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इतना बता देते हैं कि एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में, ठीक है। और ये किस लिए काम करता है एनजीटी? ये जो पर्यावरण संबंधी मामले होते हैं उनके जल्दी निपटारण के लिए ये काम करता है। और एनजीटी की जो मुख्य पीठ है, खंडपीठ है, मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली में है और बाकी इसकी अन्य 4 खंडपीठ भी हैं जो कि पड़ती हैं भोपाल में, एक पुणे में पड़ती है, एक कोलकाता में पड़ती है और एक पड़ती है आपकी चेन्नई में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका आंसर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।